नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे। ये सफर एक प्रकाश की किरण का है। हाँ, जो सूरज से निकलकर हमारे वायुमंडल से गुजरकर हमारी आंखों में दाखिल होती है और फिर हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनाती है। तो इस सफर में हम देखेंगे कि आसमान नीला क्यों है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं और हमारी आंखें ये जादू करती कैसे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पर आधारित हैं। तो आज हम इसी फैसिनेटिंग विषय की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि दुनिया हमें वैसी क्यों दिखती है जैसी वो है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे अपने शरीर में मौजूद सबसे कमाल के गैजेट से, हमारी आंख से। नोट्स में इसकी तुलना एक कैमरे से की गई है, जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। और ये तुलना बिल्कुल सटीक है। सोचिए, कैमरे में एक लेंस होता है, एक अपर्चर होता है जो रोशनी को कंट्रोल करता है, और पीछे एक सेंसर या फिल्म होती है जिस पर तस्वीर बनती है। हाँ, हमारी आंख में भी ठीक यही सब है। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया नाम की एक पारदर्शी झिल्ली से अंदर आता है। आप कह सकते हैं कि एक कैमरे के लेंस के ऊपर लगे शीशे जैसा है। और फिर वो रंगीन हिस्सा आता है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं, जो किसी की आंखों में भूरा होता है, किसी में नीला। ये क्या काम करता है? तो आइरिस जो है वो कैमरे के अपर्चर की तरह है। इसका काम है बीच में मौजूद छेद, जिसे पुतली या प्यूपल कहते हैं, उसके साइज को कंट्रोल करना। बिल्कुल। जब आप तेज धूप में जाते हैं तो आइरिस पुतली को छोटा कर देता है ताकि कम रोशनी अंदर जाए और आंखें चौंधियाएं नहीं। अच्छा। और जब आप अंधेरे कमरे में आते हैं तो ये पुतली को बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर आ सके और आप देख पाएं। ठीक है, तो पुतली से गुजरकर रोशनी पहुंचती है लेंस तक। ये तो कैमरे का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। हमारी आंख में भी इसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ये एक उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस है जो जेली जैसे प्रोटीन का बना होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है रोशनी को फोकस करके आंख के पिछले हिस्से पर एक स्क्रीन पर भेजना, जिसे रेटिना कहते हैं। ये बिल्कुल कैमरे के सेंसर की तरह है। एक दिलचस्प बात यह है कि ये लेंस रेटिना पर हमेशा उल्टी और असली तस्वीर बनाता है। उल्टी तस्वीर? तो फिर हमें दुनिया सीधी कैसे दिखाई देती है? ये हमारे दिमाग का कमाल है। जब रेटिना पर तस्वीर बनती है तो वहां मौजूद लाखों प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं, मतलब लाइट सेंसिटिव सेल्स, इस रोशनी को बिजली के सिग्नल में बदल देती हैं। ओके। फिर दृक तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल्स को किसी हाई स्पीड केबल की तरह दिमाग तक ले जाती है। और हमारा दिमाग उसे सीधा कर देता है? हाँ, हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके हमें सीधी तस्वीर दिखाता है, और ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। कमाल है। और ये पूरा सिस्टम एक बहुत छोटी सी जगह में फिट है। नोट्स में लिखा है कि हमारी आंख के गोले का व्यास सिर्फ 2.3 सेंटीमीटर होता है। हाँ, और ये बात इससे और भी अद्भुत बना देती है। सिर्फ 2.3 सेंटीमीटर का ये गोला हमें पास की किताब के अक्षर से लेकर करोड़ों किलोमीटर दूर के तारे तक सब कुछ दिखाता है। अविश्वसनीय। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अगर इस गोले की लंबाई में सिर्फ 1 मिलीमीटर का भी फर्क आ जाए तो इंसान को निकट दृष्टि या दूर दृष्टि दोष हो सकता है। इतना सटीक है ये सिस्टम। तो ठीक है, हमने आंख के हिस्से समझ लिए, पर ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? मान लीजिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ और फिर अचानक खिड़की के बाहर दूर एक पेड़ को देखता हूँ, तो मेरी आंख के अंदर ऐसा क्या होता है कि दोनों चीजें एकदम साफ दिखती हैं? ये आंख का सबसे शानदार फीचर है, जिसे समंजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। समंजन क्षमता? हाँ, और इसके पीछे का रहस्य है पक्षमाभी पेशियां यानी सिलरी मसल्स। ये जादुई मांसपेशियां हैं जो हमारे लेंस से जुड़ी होती हैं। ये कैसे काम करती हैं? जब आप दूर के पेड़ को देखते हैं तो ये मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, मतलब आराम की अवस्था में होती हैं। इससे लेंस खिंचकर पतला हो जाता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे दूर की चीज साफ दिखती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप पास रखी किताब को देखते हैं, ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। वे लेंस पर दबाव डालती हैं, जिससे वो मोटा हो जाता है। और लेंस के मोटे होती उसकी फोकस दूरी कम हो जाती होगी। हाँ, और आपको पास के अक्षर साफ दिखने लगते हैं। वाह, यानी हमारी आंखें लगातार ऑटो फोकस मोड में रहती हैं। तो क्या इसकी भी कोई लिमिट है? मतलब हम कितनी पास की चीज साफ देख सकते हैं? बिल्कुल। एक स्वस्थ आंख के लिए वो सबसे कम दूरी जहां से हम बिना किसी तनाव के साफ साफ पढ़ सकते हैं, उसे निकट बिंदु या नियर पॉइंट कहते हैं। और वो कितनी होती है? ये आमतौर पर लगभग 25 सेंटीमीटर होता है।
इसीलिए सलाह दी जाती है कि किताब को आंखों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ें। अच्छा, और दूर की लिमिट हम कितनी दूर तक साफ देख सकते हैं? एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु यानी फार पॉइंट अनंत पर होता है। अनंत मतलब इन्फिनिटी? हाँ, मतलब हम सैद्धांतिक रूप से चांद तारों को भी साफ देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है। पर कभी-कभी उम्र के साथ या कुछ कारणों से ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जैसे मोतियाबिंद में। हाँ, कैटरैक्ट। हाँ, उसमें आंख का यही क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और दूधिया हो जाता है, जिससे दिखना बंद हो जाता है। अच्छी बात यह है कि इसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। तो जब ये फोकस करने की क्षमता में गड़बड़ी आती है तभी चश्मे की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल। जैसे एक बहुत आम समस्या है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। सही। मायोपिया में व्यक्ति को पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें जैसे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड या दूर से आ रही बस का नंबर, ये सब धुंधला दिखता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस होने की बजाय रेटिना से थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती हैं। तस्वीर सही जगह नहीं बनती। हाँ, इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो आंख का लेंस जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, या फिर आंख का गोला थोड़ा लंबा हो गया है। अच्छा। इसे ठीक करने के लिए चश्मे में एक अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है। ये लेंस प्रकाश की किरणों को थोड़ा फैला देता है ताकि वो सही जगह यानी ठीक रेटिना पर फोकस हो। और इसका ठीक उल्टा होता है दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया में। एकदम सही। इसमें दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं, पर पास की चीजें जैसे किताब पढ़ना या सुई में धागा डालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ क्या दिक्कत होती है? यहाँ दिक्कत ये है कि पास की वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। इसका कारण होता है आंख के गोले का छोटा हो जाना या लेंस की फोकस करने की क्षमता का कम हो जाना। तो इसे ठीक करने के लिए उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगता होगा। बिल्कुल। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को सिकोड़कर थोड़ा जल्दी फोकस करवाता है ताकि तस्वीर रेटिना के पीछे नहीं बल्कि ठीक उसके ऊपर बने। एक और समस्या है जो अक्सर बढ़ती उम्र के साथ होती है, जिसे जरा दूरदृष्टिता या प्रेस्बायोपिया कहते हैं। ये क्या है? इसमें उम्र बढ़ने के साथ हमारी पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाती हैं और लेंस का लचीलापन भी कम हो जाता है। नतीजा ये होता है कि आंख की ऑटो फोकस करने की क्षमता मतलब समंजन क्षमता घट जाती है और पास का दिखना कम हो जाता है। मैंने देखा है कि कई बुजुर्ग लोग अखबार को आंखों से बहुत दूर रखकर पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोगों के चश्मे में दो तरह के लेंस लगे होते हैं। बाइफोकल लेंस। जी, उन्हें द्विफोकसी या बाइफोकल लेंस कहते हैं। ये प्रेस्बायोपिया का ही इलाज है। चश्मे के ऊपरी हिस्से में दूर देखने के लिए अवतल लेंस होता है और निचले हिस्से में पास का पढ़ने के लिए उत्तल लेंस। लेंस की बात चली है तो ये सिर्फ देखने में ही मदद नहीं करते बल्कि रंगों के पीछे का राज भी खोलते हैं। हाँ। जैसे एक प्रिज्म। हाँ। है तो कांच का एक तिकोना टुकड़ा, पर जब उससे रोशनी गुजरती है तो कमाल हो जाता है। हाँ, ये विज्ञान के सबसे खूबसूरत प्रयोगों में से एक है। जब सूरज की सफेद दिखने वाली रोशनी को एक कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने 7 असली रंगों में टूट जाती है। इसी को विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं। हाँ, प्रकाश के इस तरह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट रंगों में बट जाने को विक्षेपण कहते हैं। और हमें वो 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। वही रंग जो इंद्रधनुष में होते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हाँ, जिसे हम विबग्योर से याद रखते हैं। पर ये अलग अलग रंग अलग अलग क्यों मुड़ते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, हर रंग की अपनी एक वेवलेंथ होती है। प्रिज्म से गुजरते समय लाल रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे कम मुड़ता है। ओके। और बैंगनी रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। इसी अलग अलग झुकाव की वजह से हमें सारे रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर प्रिज्म ऐसा कर सकता है तो क्या प्रकृति में भी ऐसा ही कुछ होता है? क्या इंद्रधनुष भी इसी सिद्धांत पर बनता है? बिल्कुल। इंद्रधनुष दरअसल प्रकृति का अपना स्पेक्ट्रम है। बारिश के बाद हवा में पानी की जो लाखों छोटी छोटी बूंदें तैर रही होती हैं, वो सब एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। तो इंद्रधनुष बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है? मतलब होता क्या है बूंद के अंदर? जब सूरज की रोशनी इन पानी की बूंदों में घुसती है तो सबसे पहले वो अपवर्तित होती है, यानी रिफ्रैक्ट होती है और अपने 7 रंगों में टूट जाती है। ठीक प्रिज्म की तरह। हाँ, फिर ये रंगीन किरणें बूंद के अंदर
पिछली सतह से टकराकर आंतरिक परावर्तित होती हैं, मतलब इंटरनली रिफ्लेक्टेड। और फिर और आखिर में जब ये किरणें बूंद से बाहर निकलती हैं तो एक बार फिर अपवर्तित होती हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं के बाद हमें आसमान में 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देता है। अच्छा, इसीलिए इंद्रधनुष हमेशा बारिश के बाद और सूरज के निकलने पर ही दिखता है, और शायद इसीलिए वो हमेशा सूरज की उल्टी दिशा में होता है। एकदम सही पकड़ा। आपको इंद्रधनुष देखने के लिए हमेशा अपनी पीठ सूरज की तरफ रखनी होगी। लेकिन हमारा वायुमंडल सिर्फ इंद्रधनुष ही नहीं दिखाता, वो और भी कई ऑप्टिकल जादू करता है। जैसे कि तारों का टिमटिमाना। मुझे तो लगता था कि तारे सच में टिमटिमाते हैं। नहीं, ये भी हमारे वायुमंडल का ही एक भ्रम है। इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अच्छा। तारों से आने वाली रोशनी जब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसे हवा की अलग-अलग परतों से गुजरना पड़ता है। इन परतों का तापमान और घनत्व अलग-अलग होता है, जिससे रोशनी मुड़ती रहती है। हाँ, इस वजह से रोशनी लगातार अपना रास्ता बदलती और मुड़ती रहती है। जब ये मुड़ती हुई रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। अगर तारे टिमटिमाते हैं तो फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? जैसे शुक्र या बृहस्पति तो एकदम स्थिर दिखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रह तारों के मुकाबले धरती के बहुत पास है। वो हमें एक बिंदु की तरह नहीं बल्कि प्रकाश के एक छोटे से डिस्क की तरह दिखते हैं। ओह, तो वायुमंडल से होने वाले बदलाव औसत होकर खत्म हो जाते हैं और वो हमें टिमटिमाते हुए नहीं लगते। और मैंने सुना है कि इसी वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से हमें सूरज उगने से थोड़ा पहले और डूबने के थोड़ा बाद तक दिखता रहता है। हाँ, ये भी सच है। जब सूरज असल में क्षितिज मतलब होराइजन से नीचे होता है तब भी उसकी किरणें वायुमंडल के कारण मुड़कर हमारी आंखों तक पहुंच जाती हैं। तो कितना फर्क पड़ता है इससे? हमें सूर्योदय लगभग 2 मिनट पहले और सूर्यास्त लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। मतलब दिन लगभग 4 मिनट लंबा हो जाता है। वाह। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। प्रकाश के इस सफर में आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इसका जवाब एक दूसरी घटना में छिपा है जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट? हाँ, हमारे वायुमंडल में धूल, धुएं और गैसों के बहुत छोटे छोटे कण मौजूद हैं। जब सूरज की रोशनी इन कणों से टकराती है तो ये कण रोशनी को चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं। तो इस बिखरने की प्रक्रिया से आसमान नीला कैसे हो जाता है? बात यह है कि हवा के ये सूक्ष्म कण कम वेवलेंथ वाले नीले और बैंगनी रंग को ज्यादा वेवलेंथ वाले लाल और पीले रंग की तुलना में कहीं ज्यादा ताकत से बिखेरते हैं। अच्छा, तो नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है। हाँ, तो जब हम दिन में ऊपर देखते हैं तो चारों तरफ से ये बिखरा हुआ नीला प्रकाश ही हमारी आंखों में पहुंचता है और हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अगर आसमान नीला है क्योंकि नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, तो अंतरिक्ष से आसमान काला क्यों दिखता है? क्या बात है, क्योंकि अंतरिक्ष में इस रोशनी को बिखेरने के लिए कोई वायुमंडल ही नहीं है। कोई कण नहीं? कोई कण नहीं, कोई बिखराव नहीं। इसलिए हमें सीधा अंधेरा दिखता है। प्रकाश सीधा हमारी आंखों तक आता है, फैलता नहीं। तो फिर इसी लॉजिक से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल या नारंगी क्यों हो जाता है? सुबह और शाम के वक्त सूरज क्षितिज के पास होता है। उस समय उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की एक बहुत मोटी परत से गुजरना पड़ता है। ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। बिल्कुल। इतने लंबे रास्ते में नीला रंग तो रास्ते में ही लगभग पूरा का पूरा बिखर कर हट जाता है। हमारी आंखों तक सिर्फ ज्यादा वेवलेंथ वाला प्रकाश यानी लाल, नारंगी और पीला ही पहुंच पाता है। इसलिए हमें सूरज और उसके आसपास का आसमान लाल दिखाई देता है। जी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हम बस मानकर चलते हैं कि स्टॉप साइन लाल होता है, पर इसके पीछे भी फिजिक्स है कि लाल रंग कोहरा और धुंध को भेद कर सबसे दूर तक जाता है। कमाल है। हाँ, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वो धुंध या कोहरे के कणों से टकराकर बिखरता नहीं बल्कि सीधा गुजर जाता है। इसीलिए खतरे के सिग्नल, गाड़ियों की ब्रेक लाइट्स सब लाल रंग की होती हैं, ताकि वो दूर से और खराब मौसम में भी साफ दिख जाएं। बिल्कुल। यह विश्वसनीय है कि प्रकाश और हमारी आंखें मिलकर हमें दुनिया का इतना खूबसूरत अनुभव कराते हैं। ये सच में हमें दृष्टि के इस उपहार की सराहना करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और इसी सराहना से एक बहुत ही नेक विचार जुड़ा है, नेत्रदान का। हाई डोनेशन। हाँ, हमारी मृत्यु के बाद भी
हमारी आंखें किसी और के जीवन में रोशनी ला सकती हैं। इसके बारे में कुछ जरूरी बातें क्या हैं जो हमारे श्रोताओं को पता होनी चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति, चाहे वो चश्मा पहनता हो या उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही क्यों ना हुआ हो, वो नेत्र दान कर सकता है। और प्रक्रिया क्या है? मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर आंखें निकाल ली जानी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि परिवार वाले तुरंत नजदीकी आई बैंक को सूचित करें। और क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जिसमें कोई नेत्रदान नहीं कर सकता? हाँ, कुछ संक्रामक रोग जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी या रेबीज से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते, ताकि बीमारी फैलने का खतरा ना हो। समझ गया। लेकिन ज्यादातर लोग इसके लिए योग्य होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दान की गई आंखों का एक जोड़ा कॉर्निया की अंधता से जूझ रहे 4 लोगों तक को दृष्टि दे सकता है। ये तो सच में एक महादान है। आज हमने सूरज की एक किरण का पीछा करते हुए पूरे ब्रह्मांड की सैर कर ली। हमने देखा कि कैसे वो किरण आसमान को नीला करती है, इंद्रधनुष बनाती है और फिर हमारी 2.3 सेंटीमीटर की आंख में घुसकर हमें ये सब देखने लायक बनाती है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, वो हमारे चारों तरफ हर पल घट रहा है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली कोई बात? जरूर। आज हमने बात की कि हमें दुनिया कैसी दिखती है, पर कभी ये सोचिए कि अगर हमारी आंखें इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी मधुमक्खी की तरह होती। मधुमक्खियां पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश देख सकती हैं जो हम नहीं देख सकते। अगर हम भी वो देख पाते तो हमें फूलों पर ऐसे पैटर्न और रंग दिखते जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया का एक बिल्कुल अलग ही रूप हमारे सामने होता। हाँ, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।